Hello everyone, welcome back in my YouTube channel शिक्षा वैदिक. I am Priyanka. I hope you all are fine. हम आज पढ़ने वाले हैं बायोमोलिकुल्स लेक्चर नंबर 8 और इससे पहले 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है. आज के लेक्चर में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये बायोमोलिकुल्स की लास्ट लेक्चर है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो सबसे पहले एंजाइम्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है हमारे लिविंग सिस्टम का. इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे लिविंग सिस्टम का. विदाउट एंजाइम जो है हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता बिना एंजाइम का. अगर हम एंजाइम की बात करें तो नॉर्मल बेसिस पे अगर हम देखें तो ये एक तरह से कैटलिस्ट के तरीके से काम करता है. कैटलिस्ट क्या होता है? जो हमारे रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं. कैटलिस्ट ऐसे जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. तो इसी तरीके से हमारा एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट होता है. इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली बायो कैटलिस्ट. यानी ये बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट का काम करता है तो हम इसको बोल सकते हैं बायो कैटलिस्ट. विदाउट एंजाइम लाइफ वुड नॉट पॉसिबल. ये भी सही पॉइंट है, बिना एंजाइम लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होता. एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि जितने सारे सेल हैं लिविंग सिस्टम में सब में एंजाइम का बनना होता है. यानी हर सेल में एंजाइम फॉर्म्ड होगा. मोस्ट ऑफ एंजाइम आर प्रोटीन. अब बात करें एंजाइम का नेचर क्या होता है, किस चीज़ से एंजाइम बना हुआ होता है. मोस्ट ऑफ एंजाइम यानी ऑलमोस्ट यानी ज़्यादातर बात करें एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है. बट सम एंजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड का भी बना हुआ होता है. न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आरएनए. आरएनए का जो एंजाइम बना होगा उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम. और राइबोजाइम का एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हमारा है न्यूक्लियस. ये हमारा राइबोजाइम का एग्जांपल हो गया आरएनए एंजाइम का. ए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड विथ अ कैटालिटिक पावर आर नेम्ड एज अ एंजाइम. यानी कि अगर एंजाइम को हम डिस्क्राइब करें तो ऐसा कोई प्रोटीन और या फिर न्यूक्लिक एसिड जिसके पास कैटालिटिक पावर हो यानी कि चीज़ों को तोड़ने और जोड़ने का पावर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम. यहाँ पे चीज़ों को तोड़ने या जोड़ने ना बोल के यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन. यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर. यानी जैसे हम बात करें एंजाइम का भी स्ट्रक्चर होगा. एंजाइम बेसिकली जो बना हुआ होता है वो हमारे प्रोटीन से बना हुआ होता है. प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है. उसी तरीके से एंजाइम जो है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होगा वो फंक्शनल होगा. जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होगा तो वो कैसा बनाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर. और इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के पास क्या होता है, कैटालिटिक पावर होता है. और ये प्रोटीन है और प्रोटीन के पास अगर कैटालिटिक पावर हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, एंजाइम. सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो इसके पास एक कैटालिटिक साइट होगा. जैसे मान के चलो ये आपका कैटालिटिक साइट है और इस कैटालिटिक साइट के पास क्या करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. और इस सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को ही हम क्या बोलते हैं, पॉकेट और एक्टिव साइट. आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एक्टिव साइट क्या होता है. कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज सेरिविक और अ पॉकेट विच सबस्ट्रेट फिट. यानी कि यहाँ पे जो बेसिकली सबस्ट्रेट फिट करेगा. नॉर्मल तरीके से अगर हम एंजाइम को समझे तो सबसे पहले कोई एंजाइम अगर है तो एंजाइम क्या कर रहा है आपका, मान के चलो कि एंजाइम हमारे सिस्टम में एंजाइम इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो इसका फंक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप खाना खा रहे हो कोई भी चीज़, जैसे कोई आपने स्टार्च खाया, ये स्टार्च आपका माउथ से होते हुए आपके स्टोमक में जाएगा और वहाँ पे इसकी क्या होगी, डाइजेशन.
डाइजेशन होगा स्टार्च का। और बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टार्च हमारा लार्ज पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करना है, डाइजेशन के फॉर्म में स्मॉलर में टूटना है। तो सबसे पहले जो माउथ में सलाइवा होता है, वो सलाइवा के पास एंजाइम होता है एमाइलेज। और ये एमाइलेज जो है वो स्टार्च को क्या करता है, कन्वर्ट करवाता है बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन में जाके ये ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है, हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमें एंजाइम कौन सा मिल गया, एमाइलेज। ये क्या है हमारा एंजाइम, और ये एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। और इस एंजाइम में जो बाइंड होगा सबस्ट्रेट, वो क्या होगा हमारा स्टार्च। और ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा स्टार्च, और ये जाके क्या बनाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अगर सिंपल हम बात करें, और भी इसमें जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर जाके एंजाइम और प्रोडक्ट बनता है। तो सिंपली हम यहाँ पे एंजाइम और प्रोडक्ट की बात करें तो एंजाइम जो है वो हमारा एज इट इज रह जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा निकल जाएगा यहाँ से। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, ग्लूकोज। तो एंजाइम हमारा यहाँ पे क्या किया, रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में रिएक्शन के रेट को क्या किया, इंक्रीज किया। यहाँ पे मानो अगर यहाँ पे स्टार्च हमने खाया बट हमारे माउथ में एमाइलेज एंजाइम नहीं होता, तो क्या ये डाइजेशन पॉसिबल था, पॉसिबल तो रहता है रिएक्शन, बट ये डाइजेशन जो है, आज हम अगर स्टार्च खा रहे हैं तो मान के चलो कि बहुत टाइम के बाद डाइजेशन होगा, मान के चलो साल लग जाए, महीनों लग जाए, ऐसे जाके डाइजेशन होगा। तो ये एक तरह से डिजीज कंडीशन होती है। बेसिकली बात करें, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो मान के चलो एंजाइम भी उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डाइजेशन करवाने के लिए। कहीं ना कहीं आपके एंजाइम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसी वजह से आपका डाइजेशन कम हो रहा है। जैसे ही डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सजेस्ट करता है, मतलब प्रिस्क्राइब करता है कि आप डाइजेस्टिव एंजाइम लो, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सही हो सके। इसी तरीके से एंजाइम और भी बहुत तरीके से का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि हमारे लिविंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक हमारा सेल जो है, हमारे सेल में हजारों फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन, जिसमें कि चीज़ों का टूटना होता है। चीज़ों का टूटना हमने पढ़ा था कैटाबॉलिज्म होता है। और अगर चीज़ें जुड़ रही हैं, छोटे छोटे चीज़ें जुड़ के बड़ी मॉलिक्यूल्स बन रही है, तो उसको हम क्या बोले थे, एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो होता है, उनमें भी बहुत सारे एंजाइम काम आते हैं। तो सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि हम एंजाइम को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जल्दी करवानी है और ज़्यादा मात्रा में करवानी है, तो एंजाइम हमारा हेल्प करवाता है। यहाँ पे क्या है कि एंजाइम जो है बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक मीन्स हाईली स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका एंजाइम है, और इस एंजाइम को मान के चलो इसका जो पॉकेट बना हुआ है, ये पॉकेट जो है इसमें इसी तरीके का जो सबस्ट्रेट होगा वही बाइंड कर पाएगा, और जो इसके जैसा सबस्ट्रेट नहीं होगा, इसके पॉकेट के सूट करने लायक सबस्ट्रेट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, यहाँ पे बाइंड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात करें तो जैसे आप यहाँ पे ए देख रहे हो और बी देख रहे हो, तो ए बी में जो है ए इसके साथ बाइंड करने के लिए परफेक्ट बना हुआ है, बट बी जो है वो इसके पास जो है साइज जो इसका है एंजाइम के साथ बाइंड करने लायक नहीं है। तो क्या है, हमारा सबस्ट्रेट ए है, यहाँ पे बाइंड करेगा। तो एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इसका जो बाइंडिंग पॉकेट है उसी अकॉर्डिंग बनता है, उसके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही रहता है। जैसे हमारा ताला है, लॉक है, और हमारा की है, यानी कि आपके पास जो ताला है उसकी यूनिक चाबी होती है। यानी कि आप, ऐसा तो नहीं है कि एक ताला है आप हजारों चाबी से एक ताला को खोल सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको जो चाबी चाहिए, इस ताला को खोलने लायक ही चाबी चाहिए। उसी तरीके से लॉक एंड की हाइपोथेसिस के द्वारा एंजाइम को समझाया गया था। जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है, हमने पढ़ा है। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो भी हम अभी देखेंगे। डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हम देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। कैटलिस्ट की बात करें तो एंजाइम हमारा बायो कैटलिस्ट है। और जैसे केमिकल आपके केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं, हमारे एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं वो हम देखते हैं अभी। एंजाइम को क्या हम बोल सकते हैं, बायो कैटलिस्ट। जैसे कि बायो कैटलिस्ट में हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो है हमारा मेजर तरीके से प्रोटीन से बना हुआ होता है, बट कुछ एंजाइम जो है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। जैसे कि क्या हो गया आपका राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या हो गया आपका, आरएनए का एग्जांपल। आरएनए, ऐसा आरएनए जो कि एंजाइम के तरीके से काम करता है। उसी तरीके से अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो वहाँ पे हमारा मेटल आ जाता है, उससे बना हुआ देयर ऑक्साइड्स। ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात होती है। एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, जैसे कि एंजाइम के डैमेज एट अ हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट थर्मोस्टेबल एंजाइम। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एंजाइम, जैसे एंजाइम को काम करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे एंजाइम जो है अपना फंक्शन अच्छे तरीके से करेगा। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाता है।
बट इसमें एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस की बात करें तो जैसे कि जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाई टेम्परेचर पे जो रहते हैं, उनमें जो एंजाइम पाया गया है वो थर्मल स्टेबल होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे भी वो डैमेज नहीं होते हैं। इसका एक एग्जांपल है टैग पॉलीमरेज, और ये एंजाइम हमारे पीसीआर में यूज होते हैं और ये हाई टेम्परेचर भी काम करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा एंजाइम है हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होता है। ये एक्सेप्शन केस हुआ। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा। अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, और एंजाइम जो है वो हमारा हाईली स्पेसिफिक होता है। जैसे हमने देखा अभी लॉक और की के जैसा इसका नेचर होता है, यानी एक ताला उसकी एक ही चाबी होगी। और ये जो है हमारा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, मतलब कि एक कैटलिस्ट है वो डिफरेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करेंगे। जैसे कि प्लेटिनम है, प्लेटिनम बहुत सारे रिएक्शन में जाके एज ए इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होता है हमारा? कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो हमारा जो अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं दो टाइप के चेंज करते हैं, उनमें दो तरीके के चेंज होते हैं। सबसे पहला चेंज क्या हो सकता है? फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या हो सकता है? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पे जो है रेफर टू चेंज इन अ शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे शेप में चेंज आएगा पर यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होगा, नो बॉन्ड ब्रेकेज। जैसे कि हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, और वाटर व्हेन वाटर बिकम अ वेपर। यहाँ पे क्या हो गया कि आइस जो है मेल्ट होकर वाटर बना और वाटर जो है वो वेपर में बना, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट हुआ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हुआ। जैसे कि क्या है आपका आइस सॉलिड स्टेट है, इसका कन्वर्जन किस में हुआ? लिक्विड में हुआ, और ये लिक्विड में हुआ तो ये क्या बना? वाटर, और वाटर जो है वो हमारा गैस में कन्वर्ट होकर क्या बना? वेपर। तो फिजिकल चेंज में हमारा ये हो सकता है कि शेप चेंज हो सकता है, और जिसमें कि बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज में क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। जैसे ये आपका इनऑर्गेनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया आपका BaOH2 प्लस H2SO4, ये जाके क्या बना है? BaSO4 प्लस 2H2O, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉन्ड टूटी होगी और ये जाके नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो अगर यहाँ पे मान के चलो कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या कैटलिस्ट काम कर सकते हैं रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए? यस। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अभी जस्ट हमने पढ़ा स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में, और यहाँ पे जो हमें काम आते हैं डेट बायो कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रेफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ये आपका क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम बात करें एनसीईआरटी में रेट ऑफ रिएक्शन का दिया हुआ रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर सिंपली हम रेट ऑफ रिएक्शन बोले या रेट को डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया हमारा? रेट। जैसे कि यहाँ पे एक बात करें तो ये दिया हुआ पॉइंट आपका एनसीईआरटी में, जनरल रूल ऑफ अ थंब इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। यानी कि अगर हम बात करें रेट को हमें डबल करना है या रेट को अगर हमें हाफ करना है तो हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? 10 डिग्री बढ़ा सकते हैं और 10 डिग्री घटा सकते हैं, जिससे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर कोई रिएक्शन है वो कैटलाइज्ड है तो उसका रेट जो है वो क्या होगा? हाई होगा। रिएक्शन अगर अनकैटलाइज है तो उस जगह पे रेट जो है वो लो होगा। जैसे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, उसको अगर हम देखें तो इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। यानी कि ये रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बना रहे हैं? H2CO3, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बोनिक एसिड। यानी ये कार्बोनिक एसिड ये रिएक्शन कहाँ हमारा हो रहा है? RBC में। अगर हम बात करें इस रिएक्शन में, अगर ये हमारा एंजाइम है और इस एंजाइम को अगर हम ऐड नहीं करते हैं तो उस जगह पे क्या देखा गया? बिना एंजाइम का ये क्या कर रहा है कि 200 मॉलिक्यूल बना रहा है कार्बोनिक एसिड का इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। 1 आवर में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ही कार्बोनिक एसिड का बन रहा है।
उसी तरीके से अगर हमने इसमें एंजाइम ऐड कर दिया, हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यानी एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली विथ अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बना रहा था और यहाँ 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स एंजाइम एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10 मिलियन टाइम, यानी कि 10 मिलियन गुना ज़्यादा रिएक्शन का रेट जो है बढ़ गया। किसकी वजह से, एंजाइम की वजह से। सिंपली अगर हम समझे, कोई भी एंजाइम है हमारा, यहाँ पे ये एंजाइम क्या था हमारा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बट हम एंजाइम से पहले हम देख लेते हैं कंडीशन विदाउट एंजाइम। विदाउट एंजाइम CO2 में CO2 क्या कर रहा था हमारे आरबीसी में, आरबीसी की बात हो रही थी, आरबीसी में CO2 क्या कर रहा था, H2O के साथ मिलके विदाउट एंजाइम ये क्या बना रहा था, कार्बोनिक एसिड। और वो कार्बोनिक एसिड क्या था आपका, H2CO3, ये आपका क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो है रिएक्शन, ये रिएक्शन 1 घंटे में बस 200 मॉलिक्यूल ही बन रहा था कार्बोनिक एसिड का। बट जब हमने एंजाइम ऐड किया, और ये एंजाइम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए हमारा सबस्ट्रेट क्या हो गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी तो कुछ होगा, सबस्ट्रेट क्या हो गया हमारा, CO2 प्लस H2O। ये क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये क्या बनाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी कि एंजाइम जो है यहाँ पे हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेट एज इट इज ये वापस आ जाएगा, बट प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या बना, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जो हमारा बना 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड। इसी तरीके से हमारा सेल बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो टूट के क्या बनाते हैं, स्मॉलर वन। और एनाबॉलिज्म क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे जुड़ के, यानी कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स ऐड होके क्या बनाएगा, लार्जर वन। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा क्या है, वो कन्वर्ट होता है पायरोवेट में, यानी कि ग्लूकोज का कन्वर्जन यानी 2 पायरोविक एसिड में। सिंपल सी बात करें, ग्लूकोज जो हमारा है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसा हमने पढ़ा है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यानी कार्बन इसमें कितना पाया जा रहा है, 6। ये क्या बन रहा है, 2 पायरोवेट पे, 2 पायरोवेट में, यानी 2 पायरोविक एसिड भी बोल सकते हैं, पायरोवेट भी बोल सकते हैं, तो 2P में बन रहा है। बट यहाँ पे एक पायरोवेट जो होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी 2 बना रहा है, एक और बना रहा है, यानी 3 कार्बन, 6 कार्बन कंटेनिंग, यानी कि ये ग्लूकोज जो है लार्जर मॉलिक्यूल है, ये टूट के स्मॉल में बन रहा है। ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, कैटाबॉलिज्म। तो सिंपल सी बात है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। बट यहाँ पे ये समझाने की बात ये हो रही है कि ग्लूकोज का पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होना, यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कि ये स्टेप 10 स्टेप के होते हैं ये कन्वर्जन। और इस 10 स्टेप में 10 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम वर्क करते हैं, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम वर्क करते हैं, तब जाके ये आपका पायरोवेट बनता है। और बाकी फर्दर ये पायरोवेट जाके सीरीज ऑफ रिएक्शन में जाके अलग अलग साइकिल के थ्रू अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ है कि 1000 टाइप ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो यूनिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को या मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि हाउ टू एंजाइम ब्रिंग अबाउट अ सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल कन्वर्जन। सिंपल सी बात है, जैसे कि सबस्ट्रेट का कन्वर्ट होना प्रोडक्ट में, यानी कि यहाँ पे कोई भी एंजाइम यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये भी एक तरह से रिएक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, स्लो होगा। अगर इसी सबस्ट्रेट को हम और फिर ये क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आपका ये रिजल्ट हो गया। और एंजाइम आपका एज इट इज वापस आके फिर नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। इसी तरीके से साइकिल ये चलेगी और आपका नया नया प्रोडक्ट बनते रहेगा। ओवरऑल हम तो ये समझ गए कि एंजाइम जो है वो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जिसके पास क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग पॉकेट होगा। और सबस्ट्रेट बाइंडिंग पॉकेट ही में आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा उसको, सबस्ट्रेट को, और प्रोडक्ट जो है वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बट एंजाइम जो है वो हमारा वापस ऐसे इसी तरीके से आके फिर से दोबारा काम करेगा। यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि एंजाइम जो है हमारा कभी भी रिएक्शन का पार्ट नहीं होता है। एंजाइम इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन, आई होप कि रेट ऑफ रिएक्शन अब आपको समझ में आ गई। अब दूसरा
यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया है, इंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो क्या होता है, उससे पहले ये ग्राफ हम देखते हैं। ये ग्राफ का क्या है, वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, एंड वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। अगर मान के चलो कि आपको इस टाइप का कोई अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए ग्राफ से रिलेटेड, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है, ये पॉइंट आपका क्या सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट, वो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो कि सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर ये सबस्ट्रेट है, इसको एक्टिवेट कर दिया प्रोडक्ट बनाने में, तो वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। ये आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, एक आपका फर्स्ट ग्राफ का है ये ऊपर वाला, और ये आपका सेकंड का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को अब एक लंबा पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, लंबा, और ये लंबा पहाड़ चढ़ के ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप मान के चलो, खुद की ही बात कर लो, आप पहाड़ चढ़ोगे तो आपको क्या एनर्जी हाई लगेगी ना, आपकी एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी लगेगी। तो यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रेट को हाई एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, बट इसी सबस्ट्रेट को हम इंजाइम के साथ ऐड कर देते हैं, तो इंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये झट से यहाँ पे गया और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया। तो आप देख रहे हो ये एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम गया, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इंजाइम क्या हो गया आपका, बाय एडिंग इंजाइम इन अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। सिंपल सा पॉइंट ये हो गया। अब ये पॉइंट जो है हमारा, ये ट्रांजिशन पॉइंट है, ये वाला, ये दोनों ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है कि द इंटरमीडिएट स्टेज इन अ रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। यानी कि ऐसा स्टेट जहाँ पे कि पुराना बॉन्ड जो है वो टूट के फिर वहाँ से नया बॉन्ड फॉर्म होकर प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होगा। तो सिंपल सा बात है, ये बहुत कम समय के लिए होता है, ट्रांजिएंट इसको बोल सकते हैं, और ये अनस्टेबल होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ये आपको 2 पॉइंट इसका याद रखना है। एक पॉइंट यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि इंजाइम हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को हमारा इंजाइम क्या कर रहा है, ए लिखते इसको कम कर रहा है, डिक्रीज बाय एडिंग इंजाइम। अब नेचर ऑफ इंजाइम एक्शन क्या हो सकते हैं, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ इंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन अ फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम। पहले क्या करेगा, इंजाइम के एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट, और फिटिंग इनटू एक्टिव साइट, यानी कि सबस्ट्रेट क्या कर गया, फिट हो गया एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम के। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस इंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। यहाँ पे एक जो इंजाइम अल्टर अगर शेप कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस फिट। यानी कि इंजाइम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपना शेप जो है वो चेंज कर रहा है। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट को क्या करेगा, टाइटली बाउंड करेगा। द एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यू इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। यहाँ पे सबस्ट्रेट इंजाइम क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट के जो केमिकल बॉन्ड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इंजाइम रिलीज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इंजाइम क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को रिलीज करवा रहा है। एंड द फ्री इंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल्स, और जो बचा हुआ इंजाइम, फ्री इंजाइम जो हो गया, वो क्या कर रहा है, दोबारा नए मॉलिक्यूल से, नए सबस्ट्रेट से बाइंड करके फिर इसी तरीके से कैटालिटिक साइकिल चला रहा है। सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो इंजाइम पहले क्या किया, सबस्ट्रेट से बाइंड किया, इंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होने के बाद इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इसके बाद ये क्या बनेगा, इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो है वो हमारा रिजल्ट हो गया। इंजाइम द्वारा फिर आके नए सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। यही तो बताने का इस पॉइंट में यही तो बताया जा रहा है आपको। अब कुछ फैक्टर हैं जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि असर डाल रहे हैं इंजाइम की एक्टिविटी पे। तो सबसे पहले द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन अ कंडीशन विच कैन अल्टर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वो क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकते हैं, पीएच हो सकते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो सकते हैं, इंजाइम कंसंट्रेशन हो सकते हैं, इनहिबिटर हो सकते हैं। एक एक करके सबके बारे में बात करें तो सबसे पहले टेम्परेचर आता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे ये टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, और इसके मतलब कि यहाँ पे और इंजाइम एक्टिविटी, ये क्या होगा आपका इंजाइम एक्टिविटी वाई एक्सिस, और इधर एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। तो आप देखो ये यहाँ पे आपका क्या है, टेम्परेचर पे इंजाइम क्या कर रहा है, धीरे धीरे काम अपना स्टार्ट कर रहा है। जैसे ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे इंजाइम की एक्टिविटी क्या है, इस प्लेस पे इंजाइम की एक्टिविटी हाई है, और ये टेम्परेचर क्या हो गया आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। और यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही टेम्परेचर इधर के साइड आपका एक्स एक्सिस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही इंजाइम का एक्टिविटी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मीन्स कि अगर हम बात करें तो लो टेम्परेचर पे भी इंजाइम का एक्टिविटी कम है, और हाई टेम्परेचर पे भी इंजाइम एक्टिविटी कम है। तो इंजाइम को काम करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो क्या टेम्परेचर है, ऑप्टिमम।
ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे अपना इंजाइम जो है अपना वर्क इफिशिएंटली कर सके। यानी अगर हम सिंपल शब्द में बोले तो हाई टेम्परेचर पे इंजाइम हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इंजाइम क्या करेगा, अपना काम अच्छे से करेगा। और लो टेम्परेचर पे इंजाइम क्या करता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। यानी कि जैसे कि आप बात करो कि जैसे आप किसी फल को फ्रीज में डाल रहे हो, तो फ्रीज में जाने के बाद उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो फ्रीज में जाने के बाद वो क्या होता है, वैसा का वैसा ही रह जाता है। जैसे ही आप फ्रीज के बाहर निकालते हो, हाई टेम्परेचर पे रखते हो, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि आप बात करो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, रूम टेम्परेचर पे कुछ दिन तक फल अच्छा रह सकता है, यानी रूम टेम्परेचर उसका क्या हुआ ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। तो सिंपल सा बात है, इसी तरीके से जो इंजाइम है नॉर्मली काम करते हैं। पीएच के केस में भी बात करें तो सेम चीज़ है, यानी कि लो पीएच पे जो है वो हमारा इंजाइम है काम नहीं करेगा, और जो हाई पीएच दे देंगे तो उसमें भी इंजाइम नहीं काम करेगा। और इंजाइम का ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, इस पे वो काम करेगा। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम जो होते हैं वो डिफरेंट पीएच पे काम करते हैं। जैसे कि हमारा बात करें ब्लड में जो प्रेजेंट इंजाइम होंगे, ब्लड का पीएच जो है वो हमारा एसिड ये 7.4 है, यानी इसको हम स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हैं। और इस पीएच पे जो इंजाइम काम करेंगे वो या तो न्यूट्रल होंगे और सेम पीएच के हो सकते हैं, तभी वो ब्लड में अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि स्टोमक का पीएच जो है वो हमारा क्या है, हाईली एसिडिक होता है, तो इसमें जो इंजाइम होंगे वो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करेंगे। उनके लिए बेस्ट पीएच क्या होगा, हाईली एसिडिक पीएच जो होगा उनके लिए अच्छा होगा। यानी कि इंजाइम अपना एक्टिविटी भी मतलब ऑप्टिमम पीएच पे ही अच्छे से काम कर सकता है। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये जो है वी मैक्स है और इधर आपका के एम है। के एम क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द वी मैक्स। यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जहाँ पे वी मैक्स क्या है, वी मैक्स बाई 2 है। तो के अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे ही है, यहाँ पे देखो ये आपका सबस्ट्रेट वाला ग्राफ है इधर, और इधर आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे ये आपका क्या है, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे इंजाइम का एक्टिविटी क्या है, लो है, एकदम कम है, ये इंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाएगा। अगर हम हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देंगे तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, जितना इंजाइम होगा, जो भी इंजाइम होगा वो अपना सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके वो क्या कर रहा होगा, अपना रिएक्शन परफॉर्म करके प्रोडक्ट बना रहा होगा। कितना भी सबस्ट्रेट आप एक्स्ट्रा डाल दे तो इंजाइम जो है फ्री है ही नहीं बाइंड करने के लिए, तो फ्री इंजाइम जब रहेगा ही नहीं तो सबस्ट्रेट कितना भी बाइंड कर दो, सबस्ट्रेट कितना भी रिएक्शन में डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ऑप्टिमम सबस्ट्रेट यानी जितना इंजाइम उतना सबस्ट्रेट अगर है तो वो इंजाइम का क्या हो गया, मैक्सिमम एक्टिविटी हो गया, उस जगह पे इंजाइम जो है अच्छे से काम करेगा। इंजाइम इनिबिटर की बात करें तो मेनली इनिबिटर क्या होते हैं, इंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ करते हैं, यानी या तो कम कर सकते हैं या इंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इंजाइम के बारे में क्या देखा था, इंजाइम है, इंजाइम के पास एक बाइंडिंग साइट होती है सबस्ट्रेट के लिए, और बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट के अलावा यहाँ पे एक और साइट होती है। उस साइट पे या तो इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, या यहाँ पे आपका को फैक्टर बाइंड कर सकता है, या को इंजाइम बाइंड कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनहिबिटर। ऐसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ इनिबिटर होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो कम्पिटेटिव इनिबिटर के बारे में दिया हुआ है। तो इनिबिटर क्या हो सकते हैं, कम्पिटेटिव हो सकते हैं, नॉन कम्पिटेटिव इनिबिटर हो सकते हैं, अनकम्पिटेटिव इनिबिटर हो सकते हैं। जैसे हम कम्पिटेटिव इनिबिटर की बात करें तो इनिबिटर बाइंड विथ अ कैटालिटिक या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, और इट कम्पीट विथ अ सबस्ट्रेट फॉर अ बाइंडिंग, वी मैक्स इज कॉन्स्टेंट, के एम इज इंक्रीज। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अगर हम इसको अच्छे से समझे तो मैं बताती हूँ आपको। ये आपका इंजाइम है और ये आपका एक और साइट है, बट हम अगर कम्पिटिटिव इनिबिटर की बात करें, कम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करता है, मान के चलो कि ये सबस्ट्रेट आपका ए है और इनिबिटर आपका क्या है, बी है। ये एकदम इसका जो स्ट्रक्चर होता है एकदम सेम टू सेम सबस्ट्रेट के जैसा, इनिबिटर का स्ट्रक्चर जो होता है आपका यहाँ पे सेम टू सेम सबस्ट्रेट के जैसा होता है। ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा बाइंड करने के लिए इंजाइम के एक्टिव साइट के लिए। ये बोलेगा कि मुझे बाइंड करना है यहाँ पे, और सबस्ट्रेट को तो ऑलरेडी ये सबस्ट्रेट के लिए ही साइट बना हुआ है, सबस्ट्रेट बोलेगा नहीं मुझे बाइंड करना। इस चक्कर में इनिबिटर जाके इस बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर लेगा और इंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, खत्म कर देगा और कम कर देगा। इंजाइम का एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगा, लो या फिर शट ऑफ हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ वी मैक्स जो होगा वो अनचेंज्ड होगा, बट यहाँ पे के एम जो है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा।
यहाँ पे क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर बाइंड ईच ऑफ फ्री एंजाइम एंड अ सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स अवे फ्रॉम द कैटालिटिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट है वहाँ पे आके इनहिबिटर बाइंड कर लेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ इसने कोई कंपटीशन नहीं किया, तो ये क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, ये आपका सबस्ट्रेट बाइंडिंग रहे, उसके अलावा यहाँ पे आके ये मतलब कि अदर साइड पे नहीं आके ये सबस्ट्रेट वाले साइड पे ही आके बाइंड करेगा, जिसके वजह से ये क्या होगा, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएगा। मेनली आपको यहाँ पे ये देखने की बात क्या है कि यहाँ पे वीमैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नॉन कम्पिटेटिव में, और केएम जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, और अनकम्पिटेटिव में वीमैक्स और केएम जो है वो दोनों डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ कम्पिटेटिव इनहिबिटर दिया हुआ है, तो उसके बारे में और अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। तो when inhibitor closely resembles the substrate in a structure and inhibit the activity of enzyme is called as competitive inhibitor। सिंपल सी बात है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है क्या, मुझे बाइंड करना है एंजाइम बाइंडिंग साइट पे, तो मुझे बाइंड करना है, इस चक्कर में इनहिबिटर आके बाइंड कर लेता है, और जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो सेट ऑफ हो जाती है। इसका एग्जांपल हो गया आपका इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, यानी कि एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है आपका, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, और इस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, इस एंजाइम के सबस्ट्रेट की बात करें तो सक्सिनेट है, सक्सिनेट है। अगर ये एंजाइम सक्सिनेट के साथ बाइंड करेगा तो ये आपका जाके फर्दर रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा, बट यहाँ पे ये क्या हो गया आपका सबस्ट्रेट, बट यहाँ पे एक इनहिबिटर होता है जिसका नाम है आपका मेलोनेट। ये मेलोनेट क्या करेगा, इस एंजाइम बाइंडिंग साइट पे यानी कैटालिटिक साइट पे, एक्टिव साइट पे ये मेलोनेट जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद इस एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है फर्दर परफॉर्म नहीं होगा, रुक जाएगा। तो आप बता सकते हो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर क्या है, मेलोनेट, इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब एंजाइम का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम अगर हम देखें तो एंजाइम को डिवाइड किया गया है 6 क्लास में और 4 to 13 सब क्लास में, और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है, और उसका नाम जो है 4 डिजिट नंबर हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एंजाइम का 6 क्लासेस क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अगर हम इजीली समझे तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, और उसको हम और उसका दूसरा नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज, यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज का यहाँ नाम अगर तो देखो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो रही होगी यहाँ पे। इसका क्या है, एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्टेज बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, यानी एक यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। सेकेंड आपका ट्रांसफरेज यानी फ्रेज यानी ग्रुप, ये एंजाइम क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करवाता है, ट्रांसफ्रेज। अगर हाइड्रोलेज की बात करें तो हाइड्रोलेज जो है वो क्या करवाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड, हमने पढ़ा है ईस्टर बॉन्ड फॉर्म में होता है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो भी हमने देखा, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो बनता है वो भी हमने देखा। इसी तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं वो उसमें जो एंजाइम आते हैं वो हाइड्रोलेज कैटेगरी के एंजाइम आते हैं। लाइगेज नहीं, यहाँ लाइगेज जो है आपका 6 नंबर पे है, लाइज जो है आपका 4th नंबर पे है। तो 4th नंबर वाले एंजाइम लाइज की बात करें तो वो लाइज क्या करता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप करवाता है, कहाँ से, सबस्ट्रेट से। एंड यहाँ पे अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड, यानी हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाता है, यहाँ पे ग्रुप को रिमूव करके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है। ये आपका क्या हो गया, लाइएज। आइसोमेरेज की बात करें तो आइसोमेरेज जो होता है वो एक तरह से मान के चलो कि कोई भी एंजाइम है, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग एंजाइम है, और आपने देखा है 6 कार्बन कंटेनिंग एंजाइम, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स और भी अलग अलग थे, तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज का कन्वर्जन अलग 6 कंटेनिंग मॉलिक्यूल में करवाएगा। यहाँ पे जो कार्बन आइसोमर्स जो होते हैं, यानी कि नंबर, कार्बन के नंबर सेम होंगे लेकिन बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, आइसोमेरेज हो गया। लाइगेजेस की बात करें तो लाइगेज जो होते हैं वो दो मॉलिक्यूल को, दो कंपाउंड को लिंक करते हैं टुगेदर, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे कैटालेज ज्वाइनिंग CO, CS, CN, PO, ETC, ये सब हो गया। अगर हम इसको इजीली समझने की कोशिश करें तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा, ट्रांसफरेज क्या करवाता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करवाता है, हाइड्रोलेज क्या करवाता है, रिमूवल और इन्वॉल्वमेंट ऑफ H2O ये करवाता है, लाइएज क्या करवाता है, ब्रेक और ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड। आपका आइसोमेरेज क्या करवाता है, बॉन्ड रीअरेंजमेंट करवाता है, यानी यहाँ पे लाइगेज क्या करवाता है, बॉन्ड की ज्वाइनिंग करवाती है, यानी कि फर्स्ट क्लास क्या है O, सेकेंड आपका क्या है T ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड आपका ट्रांसफरेज, थर्ड क्या है आपका H हाइड्रोलेज, एंड फोर्थ क्या आपका लाइज, फिफ्थ क्या है आइसोमेरेज, एंड सिक्स क्या है लाइगेज। गेज वाला यानी लास्ट में आ रहा है आपका लाइगेज, गेज। लाइज जो है वो आपका 4th नंबर पे आ रहा है। इसी तरीके से आपकी क्लासिफिकेशन हुई, फर्स्ट में हमेशा ऑक्सीडो रिडक्टेज ही आएगा और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम आते हैं। सेकेंड ट्रांसफरेज हो गया,
थर्ड आपका हाइड्रोलेज हो गया, फोर्थ लाइज, फिफ्थ ये आइसोमेरेज, सिक्स लाइगेज, यानी OTHLIL। आप इसको इस तरीके से आप एक फर्स्ट नेम जो है नाम का पहला जो वर्ड है आप उसको याद कर सकते हो, तो आपको ईजी रहेगा ये याद करने में। अब आपका एक एंजाइम का दिया हुआ लास्ट में कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर क्या होता है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम अपने शब्द में समझते हैं इसको कि एंजाइम क्या हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सिंपल हो सकते हैं या कंजुगेटेड होंगे। सिंपल अगर होंगे तो वो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होंगे, और कंजुगेटेड होंगे यानी कंजुगेट यानी कि एक तो प्रोटीन पार्ट तो इसमें होना ही है, बट प्रोटीन के अलावा भी इसके साथ कुछ और पार्ट ऐड होगा। तो प्रोटीन के अलावा जो पार्ट ऐड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट। और एक आपका क्या हो गया, प्रोटीन पार्ट। और होल कंजुगेटेड एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। यानी ये पूरा एंजाइम की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। ये क्या हो गया आपका, होलो एंजाइम। और इसमें अगर प्रोटीन पार्ट है सिर्फ, तो इस प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। ये आपका एपो एंजाइम हो गया। और नॉन प्रोटीन पार्ट में क्या क्या आ सकते हैं, तीन डिफरेंट ग्रुप आते हैं। को एंजाइम हो गए आपके, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गए, मेटल आयंस हो गए। यहाँ पे याद रखने की बात क्या होती है आपकी, जो को एंजाइम होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक होते हैं, बट मेटल जो है वो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इनका एसोसिएशन जो होता है को एंजाइम का, अगर एपो एंजाइम से देखें तो वो ट्रांजिएंट होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। जब तक कैटालिसिस होगी तब तक को एंजाइम या को फैक्टर, इसको कहीं कहीं को एंजाइम को फैक्टर भी बोला जाता है, ये कैटालिसिस के टाइम में ये एंजाइम के साथ जुड़ेंगे और बाकी ये क्या करेंगे, हट जाएंगे अपना एंजाइम से, इनको एंजाइम से कोई मतलब नहीं है। इसका मेन एग्जांपल जो होता है कोएंजाइम का, वाइटमिन्स होता है आपका, FAD हो गया, NAD हो गया। NAD को फंक्शन करने के लिए वाइटमिन नियासिन चाहिए। तो यहाँ आप कोएंजाइम का इंपॉर्टेंट जो ये है, आप क्या बोल सकते हो, वाइटमिन्स। इसी तरीके से प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, बट इसका जो एपो एंजाइम के साथ बॉन्ड बनता है वो टाइटली बॉन्ड बनता है, यानी कि ये एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट पे हमेशा जुड़ा ही रहेगा। यानी कि अगर इसका एग्जांपल देखें तो परऑक्सीडेज, कैटालेज, हीम। परऑक्सीडेज क्या करता है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को ऑक्सीजन और आपका ये वाटर में तोड़ता है। ये आपका क्या, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है परऑक्सीडेज होता है, परऑक्सीडेज। इसी तरह से हीम जो है, बहुत सारे एंजाइम में हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है। मेटल आयन जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, बट इनका जो बॉन्ड होता है कोएंजाइम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल जिंक हो गया। जिंक जैसे कि बात करें, जिंक को फैक्टर के तरीके से काम करते हैं, किसके, कार्बोक्सी पेप्टिडेज के। कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या है आपके, कार्बोक्सी मतलब सी टर्मिनल, पेप्टिडेज यानी प्रोटीन के सी टर्मिनल को तोड़ने वाला एंजाइम क्या हो गया आपका, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। और इसका को फैक्टर क्या है, इसको चाहिए जिंक आयन चाहिए। अगर जिंक आयन नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा। अगर हम इसको अच्छे से समझने की बात करें तो ये पूरा आपका एक प्रोटीन पार्ट हो गया एंजाइम का, और एक आपका क्या हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का है वो आपका, इस पूरे एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट को होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटीन पार्ट की, तो प्रोटीन पार्ट जो हमारा होगा अकेले, उसको हम क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ये तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला क्या आपका था, को फैक्टर या को एंजाइम। दूसरा क्या था आपका, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तीसरा आपका था क्या, मेटल आयन, जिसमें इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बना रहा था वो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप बना रहा था। एपो एंजाइम प्लस ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम। मेनली अगर हम बात करें, ये सब जो है, ये को फैक्टर अगर हम रिमूव कर देंगे किसी कंजुगेटेड एंजाइम से अगर हम को फैक्टर को रिमूव करेंगे तो एंजाइम जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन, ये सब जो है आपका एक तरह से फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम के। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। और इससे रिलेटेड PYQs करते हैं। अगर हम तो देखें क्या क्या PYQ आए हुए हैं। ये PYQ जो है वो आपका 2013 में आया हुआ है। द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड ऑफ मेनी कोएंजाइम क्या होता है आपका, आपने पढ़ा था अभी कोएंजाइम के बारे में। न्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये सब तो हमने नहीं पढ़ा था। वाइटमिन्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइटमिन्स। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड, यहाँ पे एक एंजाइम छूट गया, बाउंड टू एन एंजाइम होगा। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड, क्या होगा ऐसा, कौन सा जो एसेंशियल होता है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को कराने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, को एंजाइम।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हुई है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात हुई है अगर, तो एपो एंजाइम तो पूरा एंजाइम का बात हो गया, ये एपो एंजाइम नहीं, होलो एंजाइम तो पूरा एंजाइम का बात हो गया। यहाँ पे तो होलो एंजाइम के बारे में नहीं पूछा गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस जो होता है एंजाइम में बाउंड होता है, यानी कि इसके पार्ट्स की बात कर रही है। तो पार्ट्स में प्रोटीन की बात भी तो नहीं हो रही है, प्रोटीन की बात होती तो प्रोटीन पार्ट पूछता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोटीन के अलावा और कौन सा पार्ट यहाँ पे बाइंड हो रहा था एंजाइम के साथ, तो को एंजाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, को एंजाइम। ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इज दैट, यानी कि अगर हम बात करें कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप से कैसे डिफर होते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था कि ये जो इसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो एपो एंजाइम से बॉन्ड बनाता है वो टाइट बॉन्ड होता है। बाकी को एंजाइम और को फैक्टर जो और मेटल आयन जो है उसका बॉन्ड क्या होता है, लूज बॉन्ड या ट्रांजिएंट बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें तो ये अगर डिफर में हमको कहीं मिल जाए तो उस आंसर को ही हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। दे कैन सर्व एज ए को फैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यानी कि ये तो दोनों का बात हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम दोनों ये फंक्शन सिमिलर दोनों में पाया जाता है। दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी, यानी ये तो प्रोस्थेटिक ग्रुप को भी चाहिए और को एंजाइम को भी चाहिए, इसमें कोई डिफर की बात नहीं है, ये दोनों करता है। देयर एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट तो नहीं होता है, ट्रांजिएंट किसका होता है, को एंजाइम का होता है। बट दे आर टाइटली बॉन्ड टू एपो एंजाइम, दे आर टाइटली बॉन्ड टू एपो एंजाइम। किसकी पूछ रही है, प्रोस्थेटिक ग्रुप की पूछ रही है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या हो गया, वो तो टाइटली बॉन्ड ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका। ये क्वेश्चन हो गया, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको लिख लो 2। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर हो गया, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और बाकी बाय बाय, टेक केयर।